अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग और हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर अखलाक अहमद उस्मानी। अखलाक साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पीएचडी जर्नलिज्म किया है। इसके अलावा जर्नलिज्म के अलावा वो एक प्रोड्यूसर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे पब्लिक स्पीकिंग के स्किल के बारे में। तो अब नेक्स्ट टू यू अखलाक भाई। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सब्जेक्ट आज आपने मुझे दिया है ये थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम वक्त में इसको समेट सकूँ मैं। तो जो लोग कागज़ या पेन के साथ मौजूद हैं वो इसको नोट कर सकते हैं। जो बाद में YouTube पे रिकॉर्डिंग देखकर नोट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकर के लिए अपनी बात शुरू करने से पहले मैं राजस्थान की एक मशहूर कहावत बोलना चाहूँगा, विद्या कंठ की और माया अंठ की। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या जानते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, आप उसको लोगों को कैसे बता सकते हैं इसकी अहमियत है। तो विद्या की वैल्यू यही है, ज्ञान की वैल्यू यही है कि वो आपके कंठ से कैसे अदा होती है। और माया अंठ की का मतलब ये है कि पैसा जब तक जेब में है वो आपका है, आपके हाथ से किसी दूसरे के हाथ में गया तो वो पैसा आपका नहीं रहा, चाहे आपने कहीं पे उसको जमा खाते में लिखवाया। इस कहावत के पस मंज़र में एक पब्लिक स्पीकर के लिए 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो उसकी पूरी स्पीच को जाहिर करते हैं कि क्या वो एक इम्प्रेसिव स्पीकर है या नहीं। ये 5 डिपार्टमेंट जो मैं सोचता हूँ वो इस तरह से हैं। पहला आपकी वॉइस, दूसरा कंटेंट, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा प्रेजेंटेशन और पांचवा आपकी पर्सनैलिटी। वॉइस को हम पहले समझ लेते हैं ताकि हमको चीज़ें आगे आसानी हो समझने में। वॉइस का मतलब कतई ये नहीं है कि आपका मवाद क्या है, मफहूम क्या है, सब्जेक्ट कौन सा आपने लिया, आप हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं। वॉइस मीन्स वॉइस, आवाज़। और इसके फिर जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं एक पब्लिक स्पीकर के लिए जो बहुत ज़रूरी है समझना कि वॉइस की आपकी क्वालिटी कैसी है, उसका बेस क्या है, वॉइस में आप टोन क्या रखते हैं, आपकी स्पीड कैसी है और आपका पिच क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वॉइस की क्वालिटी से मतलब ये है कि आपकी जो आवाज़ का टेक्सचर है, इसको आप कपड़े की एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि एक खद्दड़ है, एक अतलस है, एक कमख्वाब है, एक सिल्क है। उसी तरीके से वॉइस के टेक्सचर अलग अलग होते हैं, जिस तरह से कपड़ा अलग अलग होता है। लेकिन वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ख़ानदानी तौर पर आपके वालिद साहब की या आपके दादा की, नाना की आवाज़ बड़ी अच्छी थी इसलिए आपको अच्छी आवाज़ नसीब हुई है। हमें ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूंगा मशहूर गज़ल सिंगर मेहदी हसन साहब का, कि उनकी आवाज़ पतली थी और वो एक ध्रुपद सिंगर बनना चाहते थे और गज़ल गायकी में वो फादर ऑफ गज़ल सिंगिंग माने जाते हैं। उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ पतली थी तो मैंने अपने चचा से बात की, जिनसे मैंने ये कहा कि मैं ध्रुपद गाना चाहता हूँ। और ध्रुपद क्लासिकल सिंगिंग की एक बहुत मुश्किल आर्ट है। उनके चचा ने उनसे कहा तुम्हारी आवाज़ पतली है, इसको मोटा करने के लिए या इस वॉइस को सुधारने के लिए तुम्हारे फेफड़े की साइज बड़ी होनी चाहिए। अब फेफड़े की साइज तुम कैसे बड़ी करोगे? क्योंकि ब्रीथ लंबी होनी चाहिए, सांस।
तो वॉइस का टेक्सचर सुधारने के लिए उनके चचा ने, मेहदी हसन के चचा ने उनको जो टिप दी वो ये कि रोजाना तुम 15-20 मील दौड़ोगे, इससे तुम्हारा वॉइस का जो टेक्सचर है वो सुधरेगा। तो आवाज को सुधारने के लिए कई लोग तरीके अपनाते हैं, जिसमें से मैं कुछ लोगों को आवाज नहीं मिल रही मेरी, तो अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट हैं तो वो वॉइस एज डिवाइस कॉल को सेलेक्ट करेंगे तो उनको आवाज मिलेगी। वॉइस की अपनी क्वालिटी को सुधारने के लिए सबसे नया फॉर्मूला होता है अपने फेफड़े की साइज को बढ़ाना, एक, और दूसरा अपने गले को साफ रखना। यहां मैं आपको एक बेसिक साइंस बता देता हूं कि हम जितने अल्फाज या अक्षर अदा करते हैं उस हर एक का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे गले में कोड दिया है, कोड। पियानो आपने देखा होगा, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप कोई एक बटन दबाते हैं तो उसमें कोई एक किस्म का साउंड आता है, दूसरा दबाते हैं दूसरे तरह का साउंड आता है। वैसे ही हमारे गले में हर एक स्वर और व्यंजन, यानी ए आ ई ई उ उ ए अंग ए, हिंदी में इसको बोलेंगे स्वर, और व्यंजन क ख ग घ ड़, यानी जिसमें सिर्फ मात्राएं लगती हैं और गैर मात्रा जिसमें लगती है, दोनों तरह के साउंड के तमाम कोड अल्लाह ने हमारे गले में डाले हैं। और ये मुमकिन है कि ऐसे बहुत सारे साउंड जिनकी अभी तक खोज नहीं की जा सकी है, वो कोड हमारे गले में पहले से मौजूद। क्या वजह है कि एक अरबी पी प नहीं बोल पाता, या ड नहीं बोल पाता, या ट नहीं बोल पाता? क्योंकि उसने अपने गले में मौजूद उस वॉइस कोड को कभी यूज ही नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि उसकी जबान में ट, ढ, ट, प है ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो पब्लिक स्पीकर सबसे पहले इस बात को समझे कि उसकी वॉइस बेहतर होनी चाहिए, और वॉइस बेहतर होने के लिए उस वॉइस का, आवाज का क्वालिटी, उसका बेस और उसके गले में वॉइस के साउंड के जो कॉर्ड हैं वो क्लीन होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनको जबान तुतलाती है, लुकनत आती है, कुछ पर्टिकुलर अल्फाज हैं जो अदा नहीं कर पाते। बिहार झारखंड के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो घोड़ा बोलते हैं तो हंसते हैं, सड़क बोलते हैं तो हंसते हैं, या जिनमें SH यानी शीन और छोटा सीन और शीन की जहां पर आवाज आती है, या स्वाद और शीन की आवाज आती है, वहां हंसते हैं। शमसुद्दीन बोलने में प्रॉब्लम होती है। शम्स जैसे लफ्ज हैं उसमें फंसते हैं। साकिन को शाकिन बोलते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है पी और PH, ये साउंड जो है इसको नहीं अलग से अदा कर पाते। मिसाल के तौर पे फूल को फूल बोलेंगे, फिर को फिर बोलेंगे। इन तमाम चीजों के लिए लैंग्वेज यानी डिक्शन तो अपने आप में जिम्मेदार है ही, हमने अपनी वॉइस पे काम नहीं किया। और वॉइस इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि किन्हीं यूनिवर्सिटीज में मैंने इस सब्जेक्ट को कई महीनों तक पढ़ाया, सिर्फ वॉइस को, ओनली वॉइस। तो हमारी आवाज जो है इसकी क्वालिटी इसके बेस से आती है। जो लोग म्यूजिक की थोड़ी बेसिक जानकारी रखते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो ये जो सारे गा मा पा ध नी फिर सा, ये एक्चुअल में सीढ़ियां हैं एक बेस की। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो बेस आपको आता है, ये वॉइस की क्वालिटी को आपको सुधारने के लिए
आपके सामने 3 सिंपल टिप मैं आपको देता हूं, ये तो प्रॉब्लम होगी, इससे 3 सिंपल टिप। पहला, अगर आपके फेफड़े की साइज छोटी है तो इसे बढ़ाने के लिए रनिंग, दौड़ना, जॉगिंग से बेहतर कोई तरीका नहीं। दूसरा, सांस से जुड़ा हुआ कपाल भाती का एक छोटा सा योग है, योगा जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तो हम अपने फेफड़ों से न सिर्फ अच्छा काम ले सकते हैं, साफ बोलने की अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं और अपने साउंड कॉर्ड को क्लीन कर सकते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती तो हम बार बार उसका प्लग साफ करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने साउंड कॉर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे पियानो में एक म्यूजिक कंपोजर या एक पियानो बजाने वाला हर एक की के ऊपर एक अलग साउंड निकालता है, वैसे ही हमारे गले में क ख ग घ ड़ अ आ इ ई ट ठ ड ढ ण तमाम साउंड के लिए अल्लाह ने हमें एक अलग कोड दिया है। तो जिस कोड पे काम नहीं हुआ, जो कोड मजबूत नहीं हुआ, जिस कोड को पॉलिश नहीं किया गया, जिस कोड के ऊपर गंदगी आ गई है, जिसको क्लीन नहीं किया गया, वो अल्फाज हमसे ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अरबियों से ट ठ ढ प नहीं बोला जाता, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को श और स, ड़ और र बोलने में दिक्कत आती है। ये रिसर्च के सब्जेक्ट हैं कि वॉइस में प्रॉब्लम आती है तो कैसे दूर किया जाए। तो वॉइस के साउंड, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आ सकता है कि जो लफ्ज, जो अक्षर, जो व्यंजन, जो स्वर आप नहीं बोल सकते वो आप कैसे बोलेंगे। इसके लिए तो हर एक आदमी को मुझे उससे निजी तौर पर बातचीत करके उसको उसके मुताबिक सलाह देनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक साउंड कॉर्ड को साफ रखने का मुद्दा है, उसके 2-3 तरीके हैं। पहला, हम ठंडी चीजों से बचें, खट्टी चीजों से बचें। सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करें, चाहे हमें 2 लोटे पीने पड़े। और कपाल भाती का, योगा का एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं आपको यहां करके बता देता हूं। बाकी जिसको जरूरत हो वो बाद में इस वीडियो को फिर से देख सकता है या मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आप अपने नाक से गहरी सांस लें। जब आपके फेफड़ों में ये हवा भर जाए तो इस हवा को अपने फेफड़ों में आप नीचे की तरफ धकेलें, एकदम नीचे। जो सांस पूरी भर के अपने फेफड़ों में पूरी हवा भर लेंगे वो महसूस कर पाएंगे कि इस हवा को वो चाहें तो नीचे धकेल सकते हैं, और इसको होल्ड रखें और फिर टुकड़ों में मुंह से निकालें। करके दिखाता हूं। मैंने जल्दी किया है, कुछ लोग तो इसको 5-5 मिनट होल्ड कर लेते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि जब आप ऐसा करेंगे सुबह के वक्त तो आपके वॉइस की क्वालिटी सुधरती चली जाएगी। एक, दूसरा, आपके जो साउंड कॉर्ड हैं वो गर्म पानी से क्लीन होंगे और इस कपाल भाती के, इस योग के इस तरीके से ठीक होंगे। 2, तीसरा, जिनको गला बैठा हुआ है, जिनको फौरन कहीं तकरीर में जाना है, परेशान हैं, 3 काली मिर्च लें, गर्म पानी में 5 मिनट उबालें, काली मिर्च हटा दें, पीसे नहीं, इसको साबुत रखें, काली मिर्च हटा दें। इस काली मिर्च से गर्म करके ठंडे किए गए यानी गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें। मेरा दावा है आपकी वॉइस 200% इंप्रूव हो जाएगी। सो वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपकी पब्लिक स्पीकिंग का। जब मेरी आवाज ही इंप्रेसिव नहीं होगी तो मेरी बात कहां पहुंचने वाली है। बिल्कुल वैसे ही
जैसे मेरा माल बहुत अच्छा है लेकिन उसे पहुंचाने वाली गाड़ी खराब है, तो क्या मेरा माल पहुंचेगा? नहीं। आपने एक बहुत अच्छा आर्टिस्टिक चीजें तैयार की हैं, मकराना के संगमरमर का कोई बहुत अच्छा आर्ट तैयार किया है जो एक शहर से दूसरे शहर जाना है, आर्ट की अपनी वैल्यू है, उसे हिफाजत के साथ वहां पहुंचा देने वाले, टाइम से पहुंचा देने वाले गाड़ी की, ट्रांसपोर्टेशन की अपनी वैल्यू है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस है। वो माल पहुंचाने में जो उस ट्रक का योगदान है, आपकी बात ऑडियंस तक पहुंचा देने में, यही योगदान आपकी वॉइस का है। इसलिए वॉइस की इंपॉर्टेंस को समझिए। वॉइस में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, मैंने जैसा कहा आपसे, जो लोग बाद में आए मैं फिर दोहरा देता हूं, पब्लिक स्पीकिंग के मैंने 5 डिपार्टमेंट बनाए हैं। आपकी वॉइस, आपका कंटेंट, टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनालिटी। वॉइस मतलब सिर्फ आवाज, और वॉइस में इसकी क्वालिटी के बाद, जो मैंने जल्दी जल्दी आपको समझाया और सिखाया है, इसके बाद आती है स्पीड। स्पीड के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जो लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं, इनके पास तख्ती बेशक छोटी है, अगर आप जापानी जबान से तुलना करेंगे हिंदी और उर्दू की, तो बेशक आपके चाइनीज और जापानीज और कोरियाई भाषा से कम है, अंग्रेजी से ज्यादा है, अरबी से ज्यादा है। तख्ती जिसको बोलते हैं, अलिफ बे, और ये जब गिनोगे तो किसी में 22 है, किसी में 26 है, किसी में 28 है, किसी में 32 है। बेशक उर्दू और हिंदी में कम है, लेकिन साइंटिफिकली उर्दू और हिंदी जबानों में स्वर और व्यंजन सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है इसका? यानी सबसे ज्यादा टाइप की वॉइस के अक्षर आपके पास में है। उर्दू वालों को ये बात नहीं मालूम होगी। इनके पास ट है, ठ है, ड है, क है, प है, च है, छ है, ज है, ज है, त है, थ है, ध है। ये सभी जबानों में एक साथ इतने सारे साउंड मौजूद नहीं हैं। समझने की बात है। जब इतने सारे साउंड हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन साउंड को अदा करने के लिए वॉइस का वो कोड भी इस्तेमाल होता है, जिसको क्लीन रखने का, पॉलिश करने का, डेवलप करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो अब स्पीड, जब मैं आपको समझा रहा हूं कि वॉइस में स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, तो फिर मैं इस साउंड कोड की बात लेकर फिर क्यों बैठ गया? इसलिए क्योंकि आप तमाम स्वर और व्यंजन, सभी तरह के साउंड दुनिया में जो बोले और समझे जाते हैं, जो हर जबान में मौजूद हैं, वो हिंदी और उर्दू में मौजूद हैं। तो जब आप सभी साउंड को कवर कर रहे हैं, तो अब आपके लैंग्वेज की स्पीड तेज नहीं हो सकती। तेज कैसे हो सकते? आप फास्ट नहीं बोल सकते। फास्ट बोलने का हक अरबियों को है, उनकी तख्ती छोटी है। अंग्रेजी वालों को है, उनकी तख्ती छोटी है, अल्फाबेट जिसको हम कहते हैं। उर्दू और हिंदी का आदमी फास्ट, स्पीड तेज में नहीं बोल सकता, जैसे इस वक्त मैं आपको अपनी बात कहने के दौरान तेज या फास्ट नहीं बोल रहा हूं। एग्जाम्पल, मिसाल देता हूं। मैं आपके साथ तेज नहीं बोल रहा हूं। मैं एम, आप ए, पी, पी, के, साथ एस, थ, टी, एच, तेज टी, जेड, नहीं एन, एच, आई, एन, बोल बी, एल, रहा आर, ए, एच, ए, हूं, एच, डबल ओ, एन। आप साउंड गिनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि हम कितने सारे साउंड अदा करते हैं जो हिंदी और उर्दू बोलते हैं। इसलिए आपकी स्पीड तेज नहीं हो सकती, क्योंकि आप दुनिया में सबसे ज्यादा साउंड कवर करते हैं। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि अरबी में सीन, एस के साउंड 2 हैं साहब, सीन अलग है, स्वाद अलग है। लेकिन हम इसको जब रेगुलेट करते हैं,
आसानी से सजाते हैं तो पता चलता है एस का साउंड एक, एस एच का साउंड दूसरा हुआ, यानी शे का, यानी शीन का। अरबी में हे दो हो सकते हैं, लेकिन पी भी तो नहीं है। तो जब आप इस तरह से तख्ती को सजाते हैं, अल्फाबेट को सजाते हैं, तो हिंदी और उर्दू बोलने वाला एक पब्लिक स्पीकर दुनिया के सबसे ज्यादा साउंड को कवर करता है। चूंकि वो सबसे ज्यादा साउंड को कवर करता है, यानी उसके सबसे ज्यादा साउंड कॉर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो जिस जबान में, भाषा में सबसे ज्यादा साउंड कॉर्ड या साउंड इस्तेमाल होते हैं, उसकी स्पीड तेज नहीं हो सकती। जैसे इस वक्त में आपसे बातचीत करते हुए तेज नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी जबान से अदा होने वाली वॉइस सुनने वाले तक कम्युनिकेट होने में इसलिए वक्त लेती है, क्योंकि हर एक टाइप का जो साउंड मैंने अदा किया है वो आपके जहन में जाके डिकोड होकर आपके दिल और दिमाग में वो बात उतरेगी, इसमें वक्त लगता है। अंग्रेजी जबान में और अरबी जबान में लोगों को आसानी है, क्योंकि अल्फाबेट छोटी है, उनकी वोकाबुलरी बड़ी है, वोकाबुलरी बड़ी है। डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं, लुगत जिसको हम कहते हैं, एक लफ्ज से कई लफ्ज बनते हैं। अंग्रेजी में एक प्लेट है, वही प्लेट जो है हम खाते हैं, उसी वही नेम प्लेट हो जाती है, वही गाड़ी पे लगने वाली नंबर प्लेट हो जाती है। उसी प्लेट के और 50 इस्तेमाल हैं। अरबी में एक कुतुब है, वही कुतुब है, वही किताब है, वही कुतुब खाना है, वही कातिब है, वही मकतूब है। लेकिन उसके 3 बेसिक लफ्ज काफ, ते और बे ही हैं। हिंदी और उर्दू में ऐसा नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा साउंड को कवर करते हैं, इसलिए आपकी वॉइस की स्पीड स्लो होनी चाहिए। और जो पिच है आपका, जो बोलने का पिच है, ये पिच अलग अलग होते हैं, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना पिच सेट कीजिए। ये वॉइस में मेरी बात यहां खत्म होती है। शॉर्ट में, जैसा मैंने आपसे कहा, सिर्फ वॉइस कई हफ्तों का कोर्स है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस, एक्सरसाइज ज्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है पब्लिक स्पीकर के लिए, कंटेंट, मवाद, सामग्री। एक पब्लिक स्पीकर के पास आज के हालात से जोड़ने वाला मवाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं करते, जुड़ाव महसूस नहीं करते। एक पब्लिक स्पीकर को अपनी बात को ऑथेंटिक साबित करने के लिए, सच्ची, सही, हकीकत बात साबित करने के लिए उसे हिस्ट्री के रेफरेंस देने चाहिए। एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं कि अहले सुन्नत के मकबूल तरीन स्पीकर में से आजकल एक जो बहुत मशहूर हैं यूट्यूब पर, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, अगर आप उनकी कंप्लीट पेडागॉजी को डिकोड करेंगे, एक स्पीकर होने के नाते, एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते, एक फैकल्टी, एक टीचर, मास्टर होने के नाते, जब मैं साकिब रजा मुस्तफाई के बोले जाने की साइंस को डिकोड करता हूं, तो सच मानिए मैं उनकी वॉइस को नंबर नहीं दे सकता, लेकिन उनकी हिस्ट्री पर रेफरेंस इतना जबरदस्त होता है। उन्होंने कंटेंट से कंप्लीट एक पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है, मतलब छा गए हैं वो। सो हिस्ट्री का रेफरेंस हमेशा आपकी बात को अथॉरिटी देता है। तो पब्लिक स्पीकर को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इतिहास के तथ्यों को जोड़े। जितना हिस्ट्री आप कोट करेंगे पब्लिक स्पीकर की बात में, उतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी आती है। आप साकिब साहब की पूरी स्पीच के अलग अलग टुकड़े आप सुनिए। कहीं वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कहीं ऐलान नबूवत से पहले, कहीं मदीना का, कहीं मक्का, कहीं हिजरत, कहीं अलग अलग सहाबा के वो रेफरेंस जो देते हैं, एक्चुअल में वो आपको अपील करते हैं। आप समझोगे तो सही ना किसी इंसान के का साइंस क्या है। एक पब्लिक स्पीकर को कंटेंट में एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी बात मोटिवेशनल कहे, लोगों का दिल बड़ा करने वाली बात कहे। अहले सुन्नत में एक
आम फैशन चल गई है कि जो मजमा है हम उसको हर्ट करते हैं, उसको डांटने से अपनी बात शुरुआत करते हैं। इसलिए बहुत सारे पब्लिक स्पीकर जिनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है, कंटेंट में मात खा जाते हैं, क्योंकि हर्ट करते हैं पब्लिक को, मोटिवेट नहीं करते। दिल तोड़ने के लिए नहीं आए हैं आप, जोड़ने के लिए आए हैं, लोगों को जज्बा जोश देने के लिए आए हैं। और लोगों को एक्चुअली जोश भी नहीं चाहिए, उम्मीद चाहिए। एक पब्लिक स्पीकर वही बेस्ट है आज की तारीख में जो लोगों को मोटिवेट करे, हर्ट नहीं। हर्ट करने के लिए तो क्या नहीं है उसके पास। जितने कानून पास हो गए बेचारा उनसे लड़ रहा है, गरीबी से लड़ रहा है, आसाम और बिहार में रह रहा है तो बाढ़ से लड़ रहा है, कोरोना से लड़ रहा है, गरीबी से लड़ रहा है, बेइल्मी से लड़ रहा है, बच्चों की डिमांड से लड़ रहा है, महंगाई से लड़ रहा है। हम और पहुंच गए उसको डांटने के लिए। डांट तो वो खा ही रहा है। एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर जिसको मकबूल होना है बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमा में, उसे उम्मीद देनी होगी अपने मवाद में। हर्ट तो कर ही रहे हैं, हर्ट तो कोई भी करके जा रहा है, गाली तो कोई भी देके जा रहा है। इसलिए मोटिवेशनल बोलना है। और मोटिवेशन वो कहां से लेता है आपका ऑडियंस? वो हिस्ट्री से लेता है जिसका रेफरेंस मैंने आपको दिया। वो जानना चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और अहले बैत और सहाबा, इन सब से रिलेशनशिप क्या थी, उस जमाने में क्या होता था, कोई मुसीबत फंस गई तो उसमें वो लोग कैसे उसको निकलते थे, वगैरह वगैरह। उसे रेफरेंस चाहिए, उसे हिस्ट्री चाहिए, उसे उम्मीद चाहिए। एक पब्लिक स्पीकर हर्ट ना करे, करंट अफेयर्स आज के हालात से बात जोड़ते हुए, रेफरेंस कुरान और हदीस का देते हुए, हिस्ट्री को साथ लाते हुए, वाकयात बयान करते हुए उम्मीद दे। होप आपका की पॉइंट है। एक पब्लिक स्पीकर जो अहले सुन्नत से है, सबसे ज्यादा कहीं लैग कर रहा है, उसकी कमी कहीं रह जा रही है, तो ये कि वो होप नहीं दे रहा है, हर्ट कर रहा है। इसलिए आपकी बातचीत कंटेंट में, मेरी आज की बातचीत का पॉइंट नंबर 2, कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो मवाद है पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिविटी उसमें तब आएगी जब उसमें इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ नसीहत नहीं, इंफॉर्मेशन। और ये कोई बुरी बात नहीं मानी जाती है कि आपने अपने सामने कुछ किताबें रख ली हैं या किताबचे रख लिए हैं या अहादीस की किताबें हैं, या आपने कुरान में अलग अलग फ्लैग लगा के रखे हुए हैं, सूरह निसा में ये कहा गया है, सूरह अल माइदा में ये कहा गया है, यहां ये बताया गया, यहां आप बाकायदा खोल के कोट करके अपनी बात कहिए। देखिए पब्लिक आपको कैसे सर आंखों पे बिठाती है, बट रेफरेंस होना चाहिए हमारी बात में। और कंटेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो लैंग्वेज होता है। आप अपनी बात जिस जबान में कह रहे हैं वो जबान आपके पूरी तरह से काबू में होनी चाहिए। और इसके 2 सबसे अच्छे तरीके हैं अपने लैंग्वेज को ठीक करने के। पहला, अगर आसानी से चाहते हैं हम तो YouTube के ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस सुने जिस तरह का हम बोलना चाहते हैं। एक दूसरा तरीका ये, आपने जो मकबूल है 100% सक्सेसफुल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए उर्दू को ही आपको इंप्रूव करना है, आपने कोई मकाला उठाया, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसको साइड में रख दीजिए, उस पैराग्राफ को आप फिर अपनी जबान में लिखिए। और लैंग्वेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी जबान में एक इंसान सिर्फ 2000 वर्ड में पूरी जिंदगी निकाल सकता है, ओनली 2000 वर्ड्स। एक इंसान, आप अगर स्पीकर भी हैं तो भी 2000 अल्फाज में पूरी जिंदगी निकल सकती है आपकी आसानी से।
मुश्किल यह है कि लोगों को 2000 अल्फाज भी नहीं आते। सो आपको लैंग्वेज इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी जबान में अगर दकीक अल्फाज जोड़ना चाहते हैं तो पुराने मकाले किताब लिख पढ़ी, साइड में रख दीजिए, उस मकाले के उस पैराग्राफ को फिर से लिखिए। आप फंसेंगे किसी एक लफ्ज में, किसी रेफरेंस में, उसके लिए आपको लुगत या एनसाइक्लोपीडिया देखना पड़ेगा, और इस तरह से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती चली जाएगी। सिंपल तरीका, कोई लंबा चौड़ा साइंस नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको 5वें नंबर पे बताऊंगा। मैं पॉइंट नंबर 4 और 5 पहले कवर कर लेता हूं। प्रेजेंटेशन। जब आप अपनी बात को प्रेजेंट करें तो इसके 2-3 बहुत सिंपल तरीके हैं। पब्लिक स्पीकिंग में जब जाएं, कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन हो गए हैं तो उसका तरीका बदल गया है। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए पब्लिक के साथ। आपकी बातचीत में मैक्सिमम एग्जाम्पल आना चाहिए। आपके शुरुआत के 90 सेकंड ही तय कर देंगे कि आपकी महफिल कामयाब होने जा रही है, आप फेल होने जा रहे हैं। स्टार्ट के 90 सेकंड वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तमहीद हमारे यहां पे बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है, छोटा कर दीजिए। ये 90 सेकंड का फॉर्मूला मैंने कहां से निकाला? इसके 2 तरीके बता देता हूं मैं आपको। पहला, जब आप बोलने के लिए कहीं जा रहे हैं तो 90 सेकंड के बाद आप देखें क्या पब्लिक आपस में खुसर फुसर कर रही है क्या, तो आपकी महफिल फेल हो गई। 1, 2, YouTube पर वीडियो देखने के लिए आने वाला हर एक शख्स 90 सेकंड में उसे काम की चीज नहीं मिलती है तो वो वीडियो शिफ्ट कर जाता है, और ऐसा करने वाले आप खुद भी हैं। जो खुद को स्पीकर मानते हैं, अगर उन्हें चीज, बात, मवाद ढंग की नहीं मिली तो आप भी YouTube से भाग जाते हैं 90 सेकंड। सो 90 सेकंड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। पहला 1.5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे यहां पर जो रवायती फैशन चल गई है कि हजरत आएंगे रात को 2 बजे बोलने के लिए और तमहीद होगी 11:30, 14, 18 मिनट की। ये ओल्ड फैशन हो चुकी है। क्या आप ये बात कबूल करते हैं कि लोग अब टीवी कम देख रहे हैं और इंटरनेट पे ज्यादा जा रहे हैं? अगर आप कहते हैं हां ऐसा हो रहा है, तो क्या आप इसकी वजह जानते हैं? क्योंकि हर चीज की साइंस को समझना हमारा फर्ज है, और इसकी साइंस यह है कि इंटरनेट, यूट्यूब इंटरैक्टिव है। 90 सेकंड में मुझे वीडियो पसंद नहीं आया, मैं उसको स्किप करके दूसरा वीडियो देखूंगा। चैनल में आप ऐसा नहीं करते, इसलिए टीवी हट जाएगा, इंटरनेट कायम रहेगा। सो 90 सेकंड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब आप बोलने के लिए जाते हैं तो शुरुआत का 1.5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 सेकंड के अंदर अंदर आप अपनी तमहीद को समेट कर अपने सब्जेक्ट को का खुलासा कर दीजिए, ओपन कर दीजिए आज आप किस सब्जेक्ट पे बोलना चाह रहे हैं। वरना पब्लिक में जो खुसर फुसर होती है, जो लोग आपस में बात करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं, आपकी महफिल फेल हो जाए। जो लोग आपस में चर्चा करते हैं, लोगों में सब्र घटा है। और पब्लिक स्पीकिंग में आज मैं आपको वो फॉर्मूला देता हूं जो मुझे मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब से मिला, और फर्स्ट टाइम मैंने भारत में किसी पब्लिक स्पीकर को ऐसा करते हुए देखा कि हमारे जलसे आमतौर पर मोनोलॉग होते हैं। अंग्रेजी में 2 लफ्ज हैं, मोनोलॉग एंड डायलॉग। मोनोलॉग का मतलब है सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, सब सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन और अहले सुन्नत के जलसे, हमारे हजरत आए, अपनी बात कही, चल दिए, इट्स मोनोलॉग। आपने पब्लिक की बात कब सुनी? और दूसरी चीज होती है डायलॉग। यूट्यूब में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, वीडियो को रिपोर्ट करके डिलीट करवा सकते हैं। टीवी में आप किसी एंकर को बोल सकते हो कि भाई तू ये सब बातें मत बोल, इसीलिए टीवी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे जलसों के ऊपर संकट आ गया है, क्योंकि ये मोनोलॉग है।
अब जलसों में इस कोरोना के बाद में आप मान लीजिए सब कुछ ठीक हो जाता पहले की तरह, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जुमे के नमाजी जिस तरह से घटे हैं वैसे जलसे के आपके सामीन भी घट जाएंगे, क्योंकि उनका नेचर चेंज हो जाएगा। उनकी सोशियोलॉजी बदल जाएगी, समाजशास्त्र बदल जाएगा उनका। और जब उनका नेचर चेंज होगा तो इसके पीछे पहली बात तो ये शामिल रहेगी कि यार इतने दिन नहीं गए, अब क्या करना जाके। और दूसरा, कोरोना चला जाएगा, उसका डर थोड़ी चला जाएगा। और जो जले में घी का काम करेगा वो है हमारा मोनोलॉग। हमारा स्पीकर, अहले सुन्नत का बिलखुसूस हमारा स्पीकर, कभी भी जनता से नहीं पूछता है मेरी बात तुम्हें कैसे लगी या तुम्हारे सवाल क्या हैं। मैंने भारत में सिर्फ तन्हा अकेला मुफ्ती खालिद अयूब मिसबाही साहब को देखा है जिन्होंने जनता के बीच माइक भेजकर उनसे ये कहा तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे सवाल बताओ क्या है, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। सूनर और लेटर, पहले या बाद में, कभी भी आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक, इस कोरोना महामारी के बाद वैसे भी हमारे जलसों में लोग कम आने वाले हैं। और अगर हमने अपने रवैये को मोनोलॉग बनाए रखा, एक आदमी बोला और जलसा खत्म, ये ट्रेंड आप लोगों को बदलना पड़ेगा। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक शानदार टिप देता हूं जो मैंने खालिद साहब से ली है। वो क्या, अगर आपको 40 मिनट दिए गए हैं तो घड़ी देखकर आप अलार्म लगा के रख दीजिए, मैं 25 मिनट 30 मिनट बोलूंगा, बाकी मैं जनता के सवालों के जवाब दूंगा। सो आपका प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मोनोलॉग से अगर आपने डायलॉग में नहीं बदला तो यकीन जानिए बहुत जल्दी हमारे जलसे ऑब्सलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज या प्रेजेंटेशन या पर्सनैलिटी। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप जितना लिखेंगे उतना आपको काम की बात मिलेगी। एक रिसर्च के मुताबिक कही गई बातचीत सुनने वाला 38%, 38% आवाज के साथ कबूल करता है या याद रखता है। 55%, 55% उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको याद करवाती। जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम मानते हैं कि मैंने कोई बात कही और इंजीनियर आरिफ साहब को याद हो गई, विद्या कंठ की 38% वॉइस ही काम करेगी, लेकिन ताज्जुब होगा आपको, आधे से ज्यादा 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती। अब बॉडी लैंग्वेज में हमारे यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें बैठ के बोलना पड़ता है, वरना दुनिया की जो बेस्ट स्पीचेस हैं जिनमें बॉडी लैंग्वेज से लोग कमाल पैदा कर सकते हैं, वो स्पीच खड़े होकर दी जाती है। तो अगर किसी दिन मुझे बॉडी लैंग्वेज वाइल पब्लिक स्पीकिंग जैसा सब्जेक्ट दिया गया तो मैं उलमा से ये कहूंगा कि अगर शरीयत की कोई बंदिश ना हो तो वो ये स्टाइल डेवलप करे कि खड़े होकर कैसे बोलना, क्योंकि खड़े होकर बोले जाने में आपकी कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ जाती है। 55% बॉडी लैंग्वेज काम करती है, और जब आप खड़े होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज 90% तब अदा होती है। बैठे बैठे आप कितना हिलडुल लेंगे, कहां देख लेंगे, जैसे आपका आई कांटेक्ट है। तो पर्सनैलिटी में एक इंपॉर्टेंट बात, बोलने में अगर बंदिश नहीं है तो इस स्टाइल को डेवलप कीजिए। 3-4 टिप में जल्दी जल्दी आपको दूंगा क्योंकि आपके सवाल मुझे लेने हैं। कभी भी पब्लिक को उंगली ना दिखाएं ऐसे, कभी भी अपनी चीजों से खेले नहीं, मोबाइल चला रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, टोपी सीधी कर रहे हैं। नेवर प्ले विद योर बॉडी एंड योर गुड्स, माल के साथ, अपने सामान के साथ। किसी मजमे में एक आदमी को लेकर उसको टारगेट करके उसकी मजाक ना उड़ाएं।
बिना आंख में आंख डाले कभी भी पब्लिक से बात ना करें, और उस तरफ देखकर तो बिल्कुल ना बोलें जिधर कोई बैठा हुआ नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं आपको। कभी भी खड़े होकर अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो एक बार भी ऐसा ना करें कि आपकी पीठ लोगों की तरफ जाए। खड़े होकर अगर आप बोल रहे हैं तो कभी भी ऐसा ना करें कि आपकी टांगे क्रॉस में हो। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज के 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, जल्दी से समझ लीजिए। टिप देता हूं याद करने की। MBS। MBS का मतलब मोहम्मद बिन सलमान नहीं। MBS का मतलब है माइंड, बॉडी एंड सोल। दिमाग, दे दिया? कौन सा दिया? FTQOC ये है क्या? FT को UN क्या है? हाँ अखलाक साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, एक ब्रेक हो गया था लिटिल बिट। हाँ वो बिजली चली गई थी ना, इसलिए हॉट नो स्पॉट वो वाईफाई बंद हो गया। जी, 3 इंपॉर्टेंट बातें और हैं, आप समझ लीजिए। इसके बाद टेक्नोलॉजी में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। MBS मींस मोहम्मद बिन सलमान नहीं, माइंड, बॉडी एंड सोल। और माइंड के 2 हिस्से हैं, एक आपकी जहन की क्षमता, मेंटल कैपेबिलिटी, और दूसरा सीखने की ताकत। बॉडी के 2 हिस्से हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेरी जिस्मानी ताकत, और मैनरिज्म, मैं कैसे बैठता हूं, कैसे चलता हूं, कैसे खाता हूं, कैसे बात करता हूं, हाथ कैसे लहराता हूं, सिग्नेचर कैसे करता हूं, किताब कैसे उठाता हूं। ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा मैनरिज्म। और सोल, आत्मा, रूह, इसके 2 हिस्से हैं। स्पिरिचुअलिटी, वो रूहानियत जो मैं महसूस करता हूं, और दूसरा बिहेवियर, सलूक मेरा लोगों के साथ कैसा। ये आपकी पर्सनैलिटी के 3 डिपार्टमेंट हैं, और हर एक डिपार्टमेंट के फिर 2-2 डिपार्टमेंट हैं। माइंड का है कैपेबिलिटी, जहन की ताकत, और लर्निंग, सीखने की ताकत। बॉडी के 2 हिस्से हैं, जिस्मानी ताकत और मैनरिज्म, अपने जिस्म को मैं पेश कैसे करता हूं, गाड़ी में कैसे बैठता हूं, उतरता कैसे हूं, किताब कैसे उठाता हूं, फोन पे बात कैसे करता हूं, ऑल मैनरिज्म। और सोल, आत्मा, रूह के 2 हिस्से हैं, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, और बिहेवियर, सलूक। और ये सारा का सारा आपकी पब्लिक स्पीकिंग में ये सब का सब कन्वे होता है, ये साथ जाता है, आपकी पूरी शख्सियत साथ जाती है, चाहे हमें मालूम हो या ना हो। और लास्ट और इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी। आप अपनी सारी बात कहने के बावजूद भी इस जमाने में, जो तकनीक का जमाना है, आप पिछड़ जाएंगे अगर आपको मोबाइल से बेसिक शूटिंग नहीं आती है, आपको बेस्ट डिवाइस के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता है, आपको एडिटिंग नहीं आती या करवानी नहीं आती। और कोरोना के बाद तो यूट्यूब और जूम से ही हमारा काम चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ गई है। एक पब्लिक स्पीकर को ग्राफिक्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने बनाए हुए वीडियो जिसमें वो बोल रहा है, इसे शेयर करने या शेयर करने की ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि फेसबुक में कहां डालिए, व्हाट्सएप में कहां भेजिए। ये मेरी आज की पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट की कुछ बेसिक बातें जो बहुत जल्दी जल्दी में मैं बता पाया हूं, वो मेरी बात यहीं पे मुकम्मल होती है। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। सर आपने उसमें बतलाया पिच वॉइस में, हाँ। तो पिच की वजाहत कर दीजिए कि पिच का मतलब क्या होता है। पिच को समझाने के लिए जब स्टूडेंट मेरे से सवाल करते हैं जर्नलिज्म में, जब मैं वॉइस पढ़ाता हूं उनको, तो मैं उनको एक बड़ा फनी सा एग्जांपल देता हूं जिसमें हंसी आएगी आपको, लेकिन वो बहुत काम का है। और वो स्कूटर या ऑटो रिक्शा का जो गियर बॉक्स होता है उससे समझेंगे आप। कैसे? मान लीजिए स्कूटर आपने स्टार्ट किया,
फिर आपने गियर चेंज किया, आप महसूस करते होंगे स्कूटर चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए, स्कूटर में साफ सुनाई देता है। कैसे? आप जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी आपकी, आपने स्टार्ट किया, ये जो गियर शिफ्ट होता है आवाज के मामले में, आप इसको पिच समझिए। कैसे? मान लीजिए मुझे एक बात कहनी है, अब आप नोट करेंगे कि मेरा पिच क्या क्या है, आप एकदम नोट करेंगे, आप पकड़ लेंगे पिच किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैथमेटिक्स में आपको करियर बनाना है तो आपको अपनी क्लास के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। पिच 1, पिच 2, बात सेम है दोस्तों। सिर्फ क्लास से बात नहीं बनेगी। मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना होगा। पिच 2, पिच 3, क्या होगा सिर्फ क्लास में पढ़कर? जिंदगी बनना चाहते हो मैथमेटिक्स में तो या तो कोचिंग और ट्यूशन जाओ या घर पे पढ़ो, लेकिन पढ़ना होगा। बात एक ही। तो आमतौर पर कुछ लोग कूल स्पीकर कहलाते हैं, कुछ मीडियम स्पीकर कहलाते हैं, कुछ हाइपर स्पीकर्स कहलाते हैं। कुछ मैंने ऐसे स्पीकर्स भी देखे हैं यूट्यूब पर कि वो अपनी कुर्सी से उछले और वो पंखे पे झूल गए ऊपर जाके, बहुत हाइपर, सुपर हाइपर। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने मवाद, अपने कंटेंट के हिसाब से अपना एक पिच को फिक्स करना पड़ेगा। उस पिच के बाद में आप न नीचे जाएं न ऊपर जाएं, अनटिल अनलेस अगर आपको उसकी जरूरत ना आए, पेश आए कि सब्जेक्ट की डिमांड है क्या। मैं अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप क्या पिच रखेंगे, तो मैं नॉर्मल से थोड़ा ऊपर पिच इसलिए रखता हूं क्योंकि हमारी सोसाइटी, जैसा मैंने आपसे कहा, ध्वनि प्रदूषण से घिरा हुआ समाज है हमारा। हमारे यहां पर साइलेंस की अहमियत को नहीं समझा जाता है। लोग पुराने मोहल्लों में रहते हैं, कहते हैं हमारा यहां दिल लगता है। अगर उनको आप किसी नई बस्ती में बसा देंगे तो कहेंगे यार यहां सुकून तो है, मजा नहीं है। एक्चुअल में वो जो उसको मजा नहीं आ रहा है, वो एक्चुअल में नॉइज है जो उसे नहीं रिसीव हो रही है। तो नॉइज की हमको आदत पड़ गई है। इसलिए हमें अपनी बात कहने के लिए पिच को थोड़ा ऊपर रखना होगा। मेरी ये राय है। अगर कोई मुझसे कहे कि इतने सारे स्पीकर्स हैं, आपको किसकी पिच अच्छी लगती है, तो अगेन में, जैसा मुफ्ती साहब हैं, खालिद साहब हैं, बहुत प्यारी पिच है उनकी, उस पिच से ऊपर जाने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उस पिच के दौरान अगर कंटेंट आपका थोड़ा कमजोर है तो फिर आपका मुशायरा पूरा फेल हो जाएगा। आमतौर पर एक गजब की राज की बात मैं आपको बताता हूं कि उन लोगों का पिच हमेशा हाई रहता है जिन लोगों का कंटेंट खराब होता है। यानी सब्जी खराब है तो उसे मसालों से सेट करना पड़ता है। इसलिए आप कंटेंट पे अगर जो मैंने बताया काम कर लेंगे, वॉइस पे जो बताया काम कर लेंगे, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको पिच उठाने की जरूरत है। कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम अखलाक साहब, मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने कहा कि 45 मिनट की तकरीर को थोड़ा कम करके बोलना चाहिए और लोगों आवाम के सवाल को सुनना चाहिए, लेकिन कई आवाम ऐसे सवाल करती है जिसका कोई उस समय जवाब नहीं होता है। तो उस समय इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? अंग्रेजी में इसके लिए बहुत अच्छा तरीका लोग अपनाते हैं। वो कहते हैं नो कमेंट्स। मेरे सामने भी ये सिचुएशन आती है क्योंकि मैं ऐसा करता हूं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत प्राइवेट भी हो सकते हैं वो। जैसे किसी मान लीजिए, जैसे मैं पेरेंटिंग भी पढ़ाता हूँ लोगों को, माँ बाप के बच्चों के साथ ताल्लुकात और ये सब।
तो कई बार ऑडियंस में से लोगों को नहीं पता होता है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो ऐसे सवाल पूछ देते हैं, है ना, अपनी बेटियों से जुड़े हुए या किसी दूसरे। तो मैं उनसे ये कहता हूं आप मुझे अलग से मिलिए इस प्रोग्राम के बाद। और ऐसा 10 में से मैं शायद 3-4 लोगों को बोलता हूं, वो 3-4 लोग मुझे तैयार मिलते हैं, क्योंकि आपने उनको मौका दिया है उनके क्वेश्चन को का कस्टमाइज आंसर, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कस्टमाइज आंसर। कस्टमाइज आंसर का मतलब ये हो गया एग्जैक्टली मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ये तो मैं तकरीर सुनने आया था, लेकिन मेरे सवाल, इसमें वो रुकेगा। तो आमतौर पर अगर पब्लिक आपसे कोई ऐसी बात कह दे तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, अगर वो अवाम में जवाब देने लायक बात है तो जवाब दे दें। दूसरा, आप ये कह सकते हैं मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, ये सब्जेक्ट के बाहर आपने क्वेश्चन पूछा है। और तीसरा, आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद अलग से मिलें। मुझे लगता है कि ये इस क्वेश्चन का इस महफिल से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपसे लेना देना है। तो हम पूरी महफिल का टाइम खराब नहीं कर सकते। आप मुझे अकेले में साइड में मिलिए, प्रोग्राम के बाद लोग मिलेंगे आपसे। हाँ अखलाक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है, हम मल्टीलिंगुअल हो रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और भी कई स्टेट लेवल पे लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। तो उस टाइम अगर आपके पास ऐसी ऑडियंस हैं जो पार्शियली हिंदी समझती है, पार्शियली इंग्लिश और या इंग्लिश उर्दू, तो उनसे कैसे मुखातिब हूँ? या तो एक तरीका मैंने देखा है कि वो जब कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, बज़वर्ड्स या कीवर्ड कह सकते हैं, उनको फिर ट्रांसलेट करते जाते हैं उसी टाइम। तो क्या यही तरीका है या और कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं? जी, वो अच्छा तरीका है जो आपने कहा है, वही तरीका बेहतर होता है। और ये दिक्कत उलमा के साथ आपकी बात को जोड़ते हुए मैं बता रहा हूँ कि उनको लैंग्वेज पे, खासतौर से अंग्रेजी पे भी काम करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि कॉन्टिन्यूअसली हो क्या रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जाते जा रहे हैं। ये लॉट बढ़ रहा है, इसकी तादाद बढ़ रही है, और ये बहुत एग्रेसिव ऑडियंस है, ये बहुत आक्रामक श्रोता है। इसलिए उसकी भूख को शांत करने के लिए आपको मवाद के साथ साथ उसकी लैंग्वेज में भी बात करनी पड़ेगी। तो अंग्रेजी को थोड़ा सा आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा। तो इसका तरीका जो बेटर तरीका हो तो आपने खुद ही बता दिया। इसके अलावा जो और एक तरीका हो सकता है वो ये कि आप पूरे का पूरा सेंटेंस भी ट्रांसलेट करें बजाय अल्फाज के। तो ये भी एक तरीका है। जी थैंक यू। एक और सवाल है, जैसे अगर हमें लग रहा है कि स्कूल्स में या मदरसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में बहुत अच्छे स्पीकर्स बन सकते हैं, तो उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए? एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है, हो सकता है वो पुरानी चल रही हो और थोड़ी बहुत चेंज भी हो गई, उनको एक तकरीर के नाम पे रटने के लिए एक बड़ा सा स्पीच या तकरीर दे देते हैं, फिर बोलते हैं इसको रट कर आओ, इसे बोलो। क्या यही एक अच्छा तरीका है, या इसको ऐसा करें कि आपको चीज़ ऑब्जर्व करो फिर उसको बोलो, ताकि वो रटने वाली चीज़ हट जाए और बच्चों में या जो भी स्पीकर हम तलाश रहे हैं फ्यूचर के, वो एक अच्छे से सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होके अच्छे से तकरीर कर सकें, ना कि रटने के बजाय? जो बच्चे हम स्पीकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, मुश्किल यह है कि उनकी फैकल्टी ही मौजूद नहीं। जब बोलना सिखाने वाले को ही नहीं आता है, क्योंकि ये 360 डिग्री है ना, ये जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कंठ तो है नहीं भाई। 15 अगस्त और 26 जनवरी में आमतौर पे हर स्कूल में आप ये नाटक, माफ कीजिएगा सॉरी मैं अल्फाज बोल रहा हूं, आप ये देखेंगे कि बच्चे को रटा देते हैं, बजाय उसके अंदर ये हम फीलिंग दें कि मुल्क क्या है, संविधान क्या है, देश क्या है। कुछ होशियार बच्चे होते हैं जो याद कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पीकिंग बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है और इसको पढ़ाने वाली फैकल्टी ही नहीं मिलेगी आपको। और जो लोग अच्छे स्पीकर हैं उनको ये डिकोडिंग में दिक्कत आती है कि यार इतने डिपार्टमेंट होते हैं क्या। मैंने भी बहुत सारी जगह पर पढ़ पढ़ के और चीजों को ऑब्जर्व करके नोट किया है कि यार स्पीकिंग में वॉइस एक सब्जेक्ट है, कंटेंट है, टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंटेशन है, पर्सनैलिटी है। ये नोट्स ऐसे थोड़ी है मुझे कहीं मिल गए रेडीमेड और मैं आपको बता रहा हूं। ये इवॉल्व किए मैंने सेल्फ पढ़ाई करके या समझ के या देख के निकाले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पीकिंग सिखाने के लिए आपको बाकायदा एक करिकुलम बनाना ही पड़ेगा, सिलेबस बनाना ही पड़ेगा। उस सिलेबस के हिसाब से आप ऑरेटर तैयार कर सकते हो। पहले उसकी फैकल्टी तैयार होगी, देन आपके ऑरेटर तैयार होंगे। और इसमें सबसे
बेहतर चीज जो आपके क्वेश्चन की है आरिफ साहब, उसका जो जवाब है वो ये कि इसमें सिर्फ 33% इज द आर्टिकुलेशन, बोले जाने की विद्या सिर्फ 33% है। 33% तो कंटेंट और बॉडी लैंग्वेज है और 33% टेक्नोलॉजी है। अब आप बताइए, हम अगर सिर्फ किसी को बोलना 100% सिखा भी दें, तब भी आपने एक स्पीकर को 33% ही तैयार किया। आपने उसको कंटेंट तो सिखाया ही नहीं, और साथ ही उसको प्रेजेंटेशन भी नहीं सिखाया, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई। तो अगर सब कुछ बोलना सिखा भी देंगे, तब भी वो बच्चा 33% ही लायक बन पाए। सो फैकल्टी के लिए करिकुलम बनना बहुत जरूरी है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि पब्लिक स्पीकिंग में कोई करिकुलम या सिलेबस बना हो अभी तक, मुझे नहीं लगता। इसमें एक्सरसाइज शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, इसमें होमवर्क शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो ऐसे करके इस स्पीकिंग जो है उसे करिकुलम के तौर पे, एक सिलेबस के तौर पर, एक निसाब के तौर पर डेवलप करने की जरूरत है। शुक्रिया सर। और भी पार्टिसिपेंट्स पूछ सकते हैं, वो अभी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं वन बाय वन। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। स्पीच करते दरमियान में जो स्टार्टिंग करते हैं तो घबराहट जो अजीब से महसूस होने लग जाती है, और जिससे पूरा मवाद, पूरा बयान जो होता है वो सही बोल भी नहीं पाते हैं और नाकामी हमें महसूस होती है वहाँ पर। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, जबकि हमारा मवाद भी बहुत अच्छा होता है? वो एक्चुअल में ये प्रेशर होता है बहुत ज़बरदस्त, और ये नर्वसनेस आती है। मैंने जब पहली स्पीच दी थी स्कूल की तरफ से, तो हाँ, बहुत फनी था वो मोमेंट। मैं सिर्फ 5 सेकंड बोल पाया था। तो ये सिंपल नर्वसनेस है, आप इसको काउंटर कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, मैं एक्सरसाइज, क्योंकि जैसा मैंने कहा इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा है, तो इसका तरीका ये है कि आप कहीं फंक्शन में जाएं या प्रोग्राम में जाएं और ऐसा महसूस ना करें। तो इसके लिए आप पहले 2-3 बार रिहर्सल कर लें, और इसका तरीका ये है कि घर वालों को और अपने दोस्तों को बिठाकर वो स्पीच देके उसका एक रिहर्स करने की कोशिश करें, और अगर वो कामयाब रहती है तो उसमें आपकी नर्वसनेस धीमे धीमे कम होती जाएगी। और ऐसे लोगों को, एक पब्लिक स्पीकर को मैं बहुत अच्छी टिप आपके क्वेश्चन पे देके जाना चाहूँगा। ऐसे दोस्तों को ज़रूर अपने साथ रखें जो आपकी कमियां निकालें, नुक्स निकालें, नक़ाद हों, क्रिटिक हों आपके, जो कहें नहीं ये बात तो जमी नहीं भाई, समझ ही नहीं आई मेरे को। वो आपको बहुत जल्दी तैयार कर देंगे। और जब आप रिहर्सल करें तो उस आदमी को ज़रूर बुलाएं जो कमियां निकालता हो, क्योंकि वो आपका एक अच्छा सलाहकार है, ईमानदार सलाहकार है। तो रिहर्सल इसका एक अच्छा तरीका है। अच्छा सर, मजहबी दुनिया के अलावा जैसे आलमी सतह पर, चाहे किसी भी फील्ड का कोई आदमी हो, बेस्ट स्पीकर जो आपकी नजर में हो या जिसको माना जाता हो, इसका कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप? बेस्ट ये तो बहुत मुश्किल है बताना कि कौन बेस्ट है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग अच्छे हैं, इसका इम्प्रेसिव बोलते हैं, और वो ज़्यादातर पॉलिटिशियन ही होते हैं। तो मैंने देखा है कि बराक ओबामा बहुत अच्छा बोलते थे, और उनकी बातों में रेफरेंस भी होता था, थोड़ा मजाक भी होता है, ह्यूमर भी। जैसा मैंने आपसे कहा, मवाद के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज के कई डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आप मुझे परमिशन दें मुफ्ती साहब, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका मजहबी जलसा नहीं है तो शुरुआत के 90 सेकंड में मिनिमम कम से कम एक मजाक आनी चाहिए। ये थ्योरी है पब्लिक स्पीकिंग की, क्योंकि पब्लिक का जहन लाइट करना, हल्का करना, ये जिम्मेदारी होती है। तो वो जैसे ही एक लाइटर मूवमेंट पाएंगे, थोड़ा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, तो आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, तो आपको वही मौका मिल जाएगा उनके पूरे जहन को काबू में करने का। तो डिपेंड करता है कि मजमा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बोलने वाला कौन है। इसके साथ ही ये जो मैंने 5 डिपार्टमेंट बताए हैं, इसमें चीज़ें बदलती जाती हैं। तो स्पीकर तो कई अच्छे हैं, डिपेंड करता है आप किस लाइन से,
किस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं। मजहबी दुनिया में मुझे साकिब साहब अच्छे लगते हैं, जबकि मैंने अब उनसे कहा कि वॉइस में अगर वो मुझसे कहें तो मैं उन्हें 10 में से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन उनका जो कंटेंट है, उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलते हुए उनकी जो स्पिरिचुअलिटी और वो जो आती है, वो मैं आप में भी बहुत महसूस करता हूँ, तो वो बहुत रिच होती है। तो डिपेंड करता है। पी साकिब सामी के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? वो भी बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर है। पिच उनका हाई है, उनका पिच हाई है, और थोड़े से हाई पिच के लोग मैं थोड़ा सा उनको लिए, क्योंकि आप आराम से बात सुन सकते हैं, तो उनका पिच थोड़ा सा हाई है, बट यस वेरी गुड स्पीकर। स्पीकर के तौर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सारी की सारी जितनी हमारी बात है ना, वो एक एज ए स्पीकर बात हो रही है। हमारा अटैचमेंट डी अटैचमेंट आप समझ रहे हैं, वो हो सकता है। जैसे ताहिरुल कादरी साहब हैं, उनका पिच बहुत हाई रहता है क्योंकि उनका रेफरेंस बहुत हाई रहता है, लेकिन एक स्पीकर के तौर पर अगर आप ये कहेंगे तो हाई पिच में वो अच्छा बोलते हैं। स्पीकर पे बात हो रही है। देखिए यहाँ पर हम अपनी पसंद नापसंद को हटा के अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इज अ वेरी गुड स्पीकर। उनका पिच ताकिब साहब से भी हाई है, क्योंकि रेफरेंस उनका बड़ा हाई होता है, एग्जाम्पल उनके बड़े हाई होते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि आप इनको ताहिरुल कादरी साहब को किस तरह से, तो मैं ये कहूँगा कि वो अपना पिच चाहे तो डाउन कर सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? आरिफ साहब, मेरे हिसाब से क्योंकि अज़ान हो रही है। थैंक यू। अगर आप चाहें तो मैंने इसकी समरी बनाई है, हो सकता है कि कुछ लोग पूरा ज्वाइन नहीं कर पाएँ। अगर आप कहें तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूं और लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जी, मैंने भी चैट में अभी जो सर ने जो जो चीज़ें बताई हैं 5, उनको समरी बना के, लाइक वॉइस, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, जस्ट रेफरेंस पॉइंट्स यूज़ किए हैं। जिसने भी आधा सुना हो या कुछ मिस किया हो तो वो इसको कॉपी कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकता है। मीटिंग एंड होने के बाद ये अवेलेबल नहीं होगा, तो वो अभी ले सकते हैं। तो हम जस्ट एक बार और पूछ लेते हैं अगर किसी का कोई सवाल हो तो। आई थिंक हम गुड हैं इसमें, अभी और सवाल नहीं है। और जो भी अगर सवाल हैं तो वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर IQ और तहरीक उलमा हिंद दोनों ग्रुप्स में हैं, उनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुफ्ती खालिद साहब के थ्रू भी। तो अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ हजरत को। हजरत दुआ फरमा दीजिए।